हाय फ्रेंड्स, अभी का टॉपिक है रॉलेट एक्ट एंड द जलियांवाला बाग मैसेकर। ऑलरेडी हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था जितने भी रीजनल सत्याग्रह गांधी जी के थे, अलॉन्ग विद हमने थीम एनसीईआरटी का भी कंटेक्स्ट वहां से उठाया था कि थीम एनसीईआरटी में कितना दिया है उसके बारे में, वो भी हम गो थ्रू करते हुए चलेंगे। बिकॉज हम पैरेलली अगर सारी किताब को अगर एक बार देखते चले तो हमें समझ में आएगा कि मतलब हमें ऐसा नहीं होगा ना कि अरे ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। एट अ टाइम आप एक ही वीडियो में सारी चीज देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ लास्ट में क्विज मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पे भी थीम एनसीईआरटी का कंटेक्स्ट मिल जाएगा कि और क्या क्या चीजें यहाँ पे दे रखी हैं थीम एनसीईआरटी में, रॉलेट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग के बारे में क्या दे रखा है और उसके बाद के क्या कमेंट्स हैं, क्या चीजें जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिकॉज थीम एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं और वहां से बोलते हैं ना इजी फेचिंग मार्क्स होते हैं कि वहां से अगर बन गया तो मार्क्स मिल जाने चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म ऑलरेडी आ रखा था, ये आपको एक साथ पूरे रिफॉर्म्स बता दूंगा मैं। मॉन्टफोर्ट मतलब यहाँ पे मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात हो रही है। यहाँ पे जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ऑलरेडी आ रखा था, उसे इंडियंस को कुछ खास फायदा हुआ नहीं था। डायर की इंट्रोड्यूस कर दी गई थी प्रोविंसेस में, तो इससे इंडियंस को कुछ फायदा नहीं हुआ था। एक तरह से अगेन गुमराह ही किया गया था, अगेन गुमराह किया गया था, कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं था उन्हें। ठीक है, उसके बाद ऑलरेडी आपको बता दो वॉर चल रही है 1914 से लेकर 1918 तक, जिसके अंदर भारतीयों ने ब्रिटेन को समर्थन दिया था। स्पेशली गांधी जी ने भी समर्थन दिया था, बोला था भाई कि हमें इस टाइम ब्रिटेन को मतलब किसी तरह से छेड़ना नहीं चाहिए, किसी तरह से यहां पे परेशान नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी वो परेशान है, ऑलरेडी वॉर के अंदर है। इसलिए डिस्पाइट बीइंग इन इंडिया 1915 में भारत में आने के बाद भी उन्होंने होम रूल लीग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने अपने आप को अब्सटेन किया था। ऑल्दो उन्होंने रीजनल सत्याग्रह किए थे, सबसे पहले चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये तो उनके सीक्वेंस ऑफ सत्याग्रह हैं। ऑलरेडी इस बात को हम जानते हैं। लेकिन क्या कोई नेशनल लेवल पे, क्या होम रूल लीग में उनका पार्टिसिपेशन था? तो सॉरी, उनका होम रूल लीग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। इस बात को आप नोट डाउन कर लेंगे कहीं तो भी, डिस्पाइट बीइंग इन इंडिया। ओके, एक साल तो उन्होंने किसी पॉलिटिकल इवेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं किया, बिकॉज दैट ईयर ही वाज टेकिंग द राउंड ऑफ द इंडियन, पूरी हमारी इंडिया का राउंड ले रहे थे, वो समझ रहे थे, तो हर जगह पे घूम रहे थे, यहां तक कि वो पाकिस्तान वाला पार्ट जो कराची और सब जगह पे गए थे। ठीक है, मुझे आज भी जानना कि स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा था इतना उनका टूर, लेकिन ठीक है जो भी था। ओके, अब यहां पे दूसरी चीज मुझे बतानी है आपको कि जब वॉर होती है तो ऑफकोर्स इमरजेंसी का पीरियड होता है वो, और उस टाइम पे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑलरेडी लागू हो रखा था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ऑलरेडी लागू हो रखा था, जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स ने हमारे पॉलिटिकल मूवमेंट, जिसके थ्रू उन्होंने हम पे अच्छा खासा कंट्रोल बना के रखा था एक तरह से। ओके, हमारे सिविल लिबर्टी पूरी तरह से यहां पे सस्पेंडेड थी, सिंपल सी बात है। अब उनको लगा कि यार ये बहुत मजेदार वाली चीज है, बहुत मजा आ रहा अभी, इसको क्यों ना कंटिन्यू करे। लेकिन इसको कंटिन्यू तो नहीं कर सकते हो, इस नाम से तो बिल्कुल नहीं कंटिन्यू कर सकते डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नाम से, क्योंकि वॉर खत्म हो चुकी है 1919 में। अब किस नाम से उसको कंटिन्यू करेंगे? तो यहां पे उनकी इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पुटअप किया जाता है जिसका नाम है एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। जिसका नाम क्या है? एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जिसको इंट्रोड्यूस कौन करते हैं? सिडनी रॉलेट। कौन इंट्रोड्यूस करता है? सिडनी रॉलेट। मैं सर्वर लगाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं, जिसको बुरा लगे बुरा लगे, ठीक है। अदरवाइज किताबों में देखोगे सर सिडनी रॉलेट, लॉर्ड, पता नहीं क्या क्या दिया होगा, कहते लेना। ओके, तो यहां पे सिडनी रॉलेट ने, मैं तो गाली भी देके बोलूं, ओके, तो सिडनी रॉलेट ने यहां पे इस बिल को पुटअप किया। ओके, और इसके थ्रू बेसिकली क्या था आपको सही बताओ तो, ऑल्दो एक बार और बता जाता हूं, जब बिल पुटअप हुआ तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इंडियन इलेक्टेड मेंबर्स थे, ध्यान से सुनिए, जो इंडियन इलेक्टेड मेंबर्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट में वोटिंग की, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम थी। डिस्पाइट वेरी लेस इन नंबर्स, बिल तो पास हो गया। समझ में आ रही बात आपको? तो इस बिल का नाम था एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्पेशली पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रॉलेट एक्ट का क्या नाम था, किसने इंट्रोड्यूस किया? तो आपको पता ही है, सिडनी रॉलेट ने। ठीक है, एक तरह से इसी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, बस कुछ और नहीं कर रहे। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑलरेडी इट वाज इन प्रोमलगेशन सिंस 1915, दे आर जस्ट रिप्लेसिंग इट विद द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इट वाज फॉन्डली कॉल्ड एज अ रॉलेट एक्ट बिकॉज इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सिडनी रॉलेट। ठीक है, चलिए, इंडियंस ने इसका अपोज किया। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव, इंपीरियल मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे आज हमारा सेंटर में पार्लियामेंट है उसी तरह से। ठीक है, तो यहां पे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, अपने मजहर उल हक जो है, ही वाज द पर्सन जो चंपारण सत्याग्रह में भी गांधी जी के साथ थे। मजहर उल हक, ही वाज बड़े बैरिस्टर भैया, अच्छे बड़े पॉलिटिशियन हैं। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना, नाम लिख लो भाई, मोहम्मद वही जिन्ना जिसका पाकिस्तान बना हुआ है,
स्टार्ट देखो यार, जिन्ना की लाइफ के में देखिए 1920 तक जिन्ना एक अलग इंसान था, और 1920 के बाद एक जिन्ना एक अलग इंसान मेरे को देखने को मिला है। ठीक है, स्पेशली 1927-28 के बाद तो जिन्ना का अलग ही रूप मुझे देखने को मिला है। ठीक है, तो देयर आर टू जिन्नास, मतलब एक ही पर्सन के अंदर मुझे दो इंसान देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक जिन्ना वैसा है जो क्या बोलते हैं यूनिटी की बातें करता है, एक वैसा है कि भाई कॉमन स्टेट की बात करता है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अंदर उसका अपना अच्छा खासा रोल है। यहाँ तक कि मतलब अपने क्या बोलते हैं, इन्होंने कोकिला किसको कहते हैं, उन्होंने इसके लिए लिखा है, जिन्ना के लिए लिखा है कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, जिन्होंने 1925 का सेशन हेड किया था, देखो नाम, कानपुर का सेशन हेड किया था। ठीक है, उन देखो नाम दिमाग से उतर गया, उनका पेटनेम याद है मुझे, पेटनेम में तो उनको प्यार से बोला जाता था, कोकिला कहा जाता था। ठीक है, उन्होंने किताब लिखी है, द थ्रेशोल्ड भी लिखी है उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए बोला था कि ही इज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि 1916 का जो हमें देखने को मिलता है ना, हिंदू मुस्लिम का जो सेशन साथ में कराया गया था, हिंदू मुस्लिम लीग भी आई थी, और जो अपने कांग्रेस का सेशन भी साथ में हुआ था, उसमें जिन्ना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन फिर जिन्ना का अलग ही रूप हमें देखने को मिलता है 1925, 26, 27 के बाद, तो फिर तो जाने ही दो, फिर तो हाथ में ही नहीं आता किसी के। ठीक है, फिर तो इतना एंटी हिंदू है, इतना एंटी हिंदू है कि कितना एंटी हिंदू है पता नहीं। ठीक है, तो चलिए इसमें बात करते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना भी रिजाइन कर देते हैं। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ये रिजाइन कर देते हैं अगेंस्ट द, बिकॉज बिल पास हो जाता है, एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, इसको पास कर दिया जाता है, एंड उसके डिफाइंस में ये लोग रिजाइन कर देते हैं फ्रॉम द इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल। ओके, अब आप एक चीज बता देना चाहता हूं, इसमें था क्या ऐसा, ये सबको पता है कि, सबको ही पता है कि किसी भी, मतलब इसके थ्रू ऐसा था, इस एक्ट के अंडर ऐसा था कि किसी भी अपने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है विदाउट इवन ट्रायल। ट्रायल मतलब प्रॉपर उसके लिए कोई कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होगी, 3 से 4 लोग बैठेंगे, जजमेंट देंगे अपना, कोई एविडेंस को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट कोई एविडेंस वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, और चुपचाप से उनको जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब सीधा उठा के जेल में डाल दो, कोई बिना इंक्वायरी के, बिना ट्रायल के, बिना, तो इसको बोला गया ब्लैक एक्ट। किसने बोला? गांधी जी ने बोला। गांधी जी कॉल दिस एक्ट एज अ ब्लैक एक्ट, काला एक्ट। ठीक है, और पर्पस वही था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को एक्सटेंड करना, लेकिन बस इस नाम से एक्सटेंड नहीं हो रहा था, इट वाज एक्सटेंडेड विद द नेम ऑफ एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। इस बात को दिमाग में रखिए। ठीक है, और जो भी पर्सन के अगेंस्ट ट्रायल वेल हो, ट्रायल क्या, 3 लोग बैठेंगे, 3 जजेस, हाईकोर्ट के जजेस बैठेंगे, सामने बिठाएंगे, जजमेंट सुनाएंगे, 2 साल के लिए जेल में डालेंगे, कुछ सुनवाई कुछ नहीं, नो अपील नो दलील, इसी के लिए बोला गया है, इसी एक्ट के लिए बोला गया है, नो अपील नो दलील। ठीक है, ये इस एक्ट के लिए बोला गया, बात बोली गई, दिमाग में लिख लीजिए, नो अपील नो दलील। ठीक है, फॉर द रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो ये एक तरह से एक टैक्टिक्स थी इनकी कि इंडिया के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, इनको वापस से रोका जाए। और एक कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड हीबस कर्पस, हम अपने रिट्स में भी पढ़ते हैं हीबस कर्पस। हीबस कर्पस का मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी, कर्पस का मतलब ब्रिंग द बॉडी, कॉल द बॉडी। ठीक है, मतलब एक तरह से एविडेंस बुलाओ, तो इसको तो रोक लगा देंगे। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि कौन सी हमारी रिट्स को यहां पे वायलेट किया गया था, तो हीबस कर्पस को वहां पे वायलेट किया गया था, हीबस कर्पस को रोक लगा दी गई थी एक तरह से। ठीक है, तो हीबस कर्पस दिमाग में रखेंगे आप। चलिए, बाकी आप यहाँ पे स्टडीज क्या पर्पस था, यहाँ पे वही 2 साल के लिए डाल देंगे जेल में। ओके, यहां तक कि न्यूज़पेपर भी अगर आप ऐसा कुछ छापोगे तो भी आपके लिए क्राइम है भैया। ओके, देखो ये प्रोविजन क्या है, अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, विदाउट ट्रायल 2 साल के लिए, ट्रायल विदाउट जूरी इन सीक्रेट कोर्ट, वही 3-4 जज, सीक्रेट कोर्ट में तो वही होता है, 3-4 जज बैठेंगे, उठा के जेल में फेंक देंगे, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक हमने क्या सीखा है इसके अंदर, अभी तक हमने ये सीखा कि डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट जो ऑलरेडी एक्टिव था, उसको ये लोग एक्सटेंड करना चाहते थे, बट दे कांट एबल टू एक्सटेंड इट बिकॉज वॉर टाइम वाज ओवर, वॉर खत्म हो चुकी थी। अब इन्हें क्या चाहिए था कि जिस तरह से लोग अपनी इम्यूनिटी एंजॉय कर रहे थे, किसी भी पर्सन को उठा के जेल में डाल देना, वॉट एवर दे वांट दे कुड एबल टू डू सो, कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था, दे वांटेड टू एक्सटेंड दैट, अब वो और करना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने एक कुत्ते को बोला, सिडनी रॉलेट को बोला कि भाई आप ऐसा कुछ एक्ट लाओ। उसने लाया भाई एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट लाया, जिसके अंतर्गत आप जेल में उठा के डाल दोगे किसको, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, इवन इफ द न्यूज़पेपर एजेंसी को, किसी को भी उठा के आप जेल में डाल सकते हो,
within for the 2 years विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है, सीक्रेट ट्रायल्स होंगे लेकिन उसका क्या ही पर्पस। ओके, एंड क्या बोलते हैं, कोई एविडेंस इसके अंदर आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी राइट, एक तरह से सिविल राइट्स को पूरी तरह से हनन किया जा रहा है यहाँ पे, और स्पेशली हीबस कॉर्पस को। ठीक है, इतना हमें समझ में आ चुका है। और इसके अगेंस्ट ऑल दो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इसके अंदर इंडियंस ने अपोज किया, इसके अगेंस्ट वोट किया, लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी कम थी कि बिल ऑफ कोर्स पास हो ही जाना था। और कौन कौन से लोगों ने रिजाइन किया? मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो इन लोगों ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बिल पास कर दिया हमने, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम नेशनल वाइड प्रोटेस्ट देखेंगे। देखो ये सब तो आपको, नो लीगल एड, स्पेशल ट्रिब्यूनल ऑफ 3 हाईकोर्ट जज बैठाएंगे, नो अपील, इसके लिए बोलते हैं नो अपील नो दलील, नो अपील नो दलील। ठीक है, लिख लेना आप लोग इसको, ऐसे थोड़ा कोटेड में लिख लेना। ठीक है, चलिए सिविल लिबर्टी स्पेशली इंडियंस ने क्या रिस्पॉन्स दिया? ऑलरेडी इन लोगों ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया फ्रॉम द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, पब्लिक आउटरीच तो बड़े लेवल पे था भाई, नेशनल वाइड। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है गांधी जी का रोल। ध्यान से सुनना, गांधी जी का पहला मास मूवमेंट है, मास मूवमेंट है, पहला उनका मास मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया, एट इंडियन लेवल पे। ठीक है, मतलब पूरे देश के लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, उन्होंने पहला सत्याग्रह सभा बनाया, सत्याग्रह सभा उन्होंने बनाया, ही मेड द सत्याग्रह सभा। ठीक है, उन्होंने, उसके अंदर कौन कौन से लोग थे? उसके अंदर जितने भी ऑल इंडिया होम रूल लीग के जो मेंबर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो यूनियंस थे, उनको उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया इसके अंदर। इस बात को भूलेंगे नहीं। गांधी जी हैज ऑर्गेनाइज सत्याग्रह सभा। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं मैं? एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि सबसे पहले रॉलेट सत्याग्रह पास, जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आते हैं ना, तो बहुत इजी हम कर लेते हैं, लेकिन सत्याग्रह सभा में पता ही नहीं कब बनी थी। तो सत्याग्रह सभा आपको रॉलेट से पहले, रॉलेट सत्याग्रह से पहले बनाई थी उन्होंने। एक पहले प्रिपरेशन करनी होती है ना भाई, थोड़ी आप अगले दिन उठोगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोलोगे कि इस टाइम में मास मूवमेंट चालू कर रहे हैं हम लोग। यू हैव टू डू द प्लानिंग। तो गांधी जी ने वो प्लानिंग की, ही मेड द सत्याग्रह सभा। ठीक है, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं मैं। ठीक है, जिसके अंदर जितने भी यंगर मेंबर थे होम रूल लीग के, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि नेशन हैज नॉट गिवन द एग्जैक्ट ड्यू टू बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बिकॉज जो होम रूल लीग की शुरुआत थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। जो गांधी जी ने उसको सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम पे, जो बड़ी बड़ी हाँ करे थे, वो बाद में उसी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने यूज किया। ठीक है, तो मॉरल बात अलग है यहां पे, बट आप यहां से दिमाग में रखिए कि सत्याग्रह सभा में मेंबर्स कहां से उन्होंने रोप इन किए, बताता हूं आपको मैं। होम रूल लीग से, होम रूल लीग से उन्होंने मेंबर्स को वहां पे रोप इन किया। ठीक है, और उन्होंने बोला, मतलब एक्चुअली वहां पे उनको जो इंस्ट्रक्शन दिए थे सब कुछ वहां पे किया था। पर्पस ये था कि स्ट्राइक करना है। क्या करना है? हड़ताल, स्ट्राइक, फास्टिंग। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस कहने का मतलब यहां पे है कि जो भी आपका लॉ है इसके अगेंस्ट अब हमें करना है। ठीक है, अपना अरेस्ट खुद जाके दे देना है, बोले ले चल जेल में डाल। कितने लोगों को जेल में भरेंगे वो? तो अपना खुद जाके अरेस्ट दो आप। तुमको बोला है ना अरेस्ट रोको, तुम जाके अरेस्ट दो। खुद को बोले 2 साल के लिए मैं इधर बैठेगा, चल बता खाना पानी दे मेरे को। तो कहने का मतलब कितने लोगों को करेंगे जेल में, कितने लोगों को भरेंगे? तो ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट चालू हो गया। पहली बार मास को एक दिशा मिल रही थी 1905-6 के बाद। पहली बार ऐसे मास मूवमेंट को एक दिशा मिल रही थी, समझ में आ रहा था करना क्या है अभी। ठीक है, दे आर गेटिंग अ डायरेक्शन। ओके, और फाइनली फिर वो सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च करते हैं 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि रॉलेट सत्याग्रह पहले लॉन्च हुआ कि सत्याग्रह सभा पहले बनी, तो सत्याग्रह सभा पहले बनी। और कहां से मेंबर लिए गए? इंडियन होम रूल लीग के जितने भी यंग मेंबर्स थे, जितने भी बड़े जो लोग थे, वो सब साथ में जुड़े। और उसके बाद उनको ऑर्डर्स क्या दिए गए, क्या उन्हें तरीका बताया गया, और फिर बोला गया भाई सत्याग्रह लॉन्च किया गया 6 अप्रैल को। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखें, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल। ओके, ये दिन लिख लो भैया, एग्जाम में पूछते हैं, स्पेशली पीसीएस वाले तो पागल इंसान पूछ ही लेते हैं। ठीक है, चलिए 6 देखो अभी 1 साल के इवेंट आपको बता देता हूं क्या क्या आपको आ जाते हैं। ठीक है, जैसे वो लोग पूछेंगे, सुन लो जरा ध्यान से। पहले वो लोग पूछेंगे कि सत्याग्रह सभा, फॉर्मेशन ऑफ सत्याग्रह सभा, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, फिर पूछेंगे जलियांवाला बाग, जलियनवाला बाग,
और फिर पूछेंगे यहाँ पे, इससे पहले एक और पूछ लेंगे, रॉलेट एक्ट पास हुआ, रॉलेट एक्ट। तो तीनों देख रहे हो कितने पास पास के इवेंट है, तो खुद सोच के देखो, सबसे पहले रॉलेट एक्ट पास होगा, फिर सत्याग्रह सभा बनेगी, फिर रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च करेंगे वो, और फिर जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को हमें देखने को मिलेगा। ये सीक्वेंसिंग पूछी गई है जो आपको बता रहा हूं मैं, ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं, ये सीक्वेंसिंग पूछी गई है, उसी साल के इवेंट है। सबसे पहले रॉलेट एक्ट पास हुआ, फिर उसके विरोध में हमारे यहाँ पे सत्याग्रह सभा बनाई गांधी जी ने, फिर रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया 6 अप्रैल को, और फिर जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है 13 अप्रैल को। क्यों हुआ पंजाब में स्पेशली, उसको हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। चलो उससे पहले बता देना चाहता हूँ, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और इसी तरीके से पढ़ाई भी होती है वहां पे, हर एक चीज को एम्फेसिस करके। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू कैन कॉन्टेक्ट में, बाकी आपकी मर्जी। चलो इतना इसमें टाइम नहीं देना चाहता मैं अभी, जिसको इंटरेस्ट होता है कॉन्टेक्ट करता है, जिसको नहीं वो ना करे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले बैकग्राउंड समझ लो वापस से। अब हमें देख चुके हैं यहाँ पे कि सिचुएशन सत्याग्रह लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है स्पेशली जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, अमृतसर, स्पेशली पंजाब। पंजाब में तो सिचुएशन काफी वर्स हो चुकी है। क्यों वर्स हो चुकी है, ध्यान से सुनिए। पंजाब में आपको यहाँ पे ना एक मैं एनसीईआरटी का कंटेक्स्ट यहाँ पे लाना चाहता हूं, मैं अभी इसी में ऐड करना चाहता हूं मैं। वाई पंजाब के कंडीशन से उन्होंने थोड़ा सा, जस्ट वेट फॉर मिनट, आई थिंक मैंने डाला होना चाहिए यहाँ पे, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट, जस्ट गिव मी। ये तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस करोगे आप लोग। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी का कंटेक्स्ट है यहाँ पे, देखो जरा आप। ठीक है, एनसीईआरटी का स्पेशली, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, यहाँ पे देखो, द प्रोटेस्टर्स वर रिस्पॉन्स टू द बंद कॉल मतलब हड़ताल एंड ऑल। द प्रोटेस्टर्स वर पर्टिकुलरली इंटेंस इन द पंजाब। व्हाई इन द पंजाब? बिकॉज बहुत सारे लोगों का फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ था पंजाब से, where many men had served to the British side in the war expecting a reward for the service। पंजाब के अंदर लोगों को लग रहा था कि भाई मैं रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि हमने तो भाई इनको सर्व किया है ना। और सबसे ज्यादा इसलिए उन्हें इस बात का बुरा लगा जब ये रॉलेट एक्ट पास हुआ तब। सो इंस्टेड दे वर गिवन अ रॉलेट एक्ट एंड गांधी जी वाज डिटेन्ड व्हाइल proceeding to the Punjab, even as a prominent local congressmen were arrested। The situation in the province grew। अभी जो लोकल कांग्रेसमैन मालूम है कौन यहाँ पे अरेस्ट हुए हैं? डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन खिचलू। कौन से दो कांग्रेसमैन को यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब्त किया, क्या बोलते हैं, इसके अंदर जेल में डाला गया है? सैफुद्दीन खिचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, इन दो लोगों को वहां पे जेल में डाला गया था, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोकल कांग्रेस में जो स्पेशली इन लोगों को जेल में डाला गया था। द सिचुएशन इन द प्रोविंस ग्रू प्रोग्रेसिवली मोर टेंस, रीचिंग अ ब्लडी क्लाइमैक्स इन द अमृतसर, दैट इज इन अप्रैल 1919, 13 अप्रैल को हुआ था, वेयर द ब्रिटिश ब्रिगेडियर ऑर्डर हिज ट्रूप टू ओपन फायर ऑन द नेशनलिस्ट मीटिंग। मतलब ये कौन था? वो जनरल डायर था वो। तो ये चीज आप देखिए आपके एनसीईआरटी में क्लियर कट यहाँ पे लिखी हुई है। थोड़ा सा अगर रिलेट करेंगे बहुत आसानी से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब गांधी जी ने क्या क्या किया था आपको ऑलरेडी, ये तो देखो, ये आपको ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने। परमिट डिटेंशन विदाउट ट्रायल नाउ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी चेयर्ड बाय द, सर हटाओ बे, सर हटाओ इसको, सर हटाओ, खत्म सर खत्म करो। ठीक है, सिडनी रॉलेट। These tough measures were continued in response Gandhi ji called for the countryside campaign against the Rowlatt Act। ठीक है, तो ये बात अब भूलिए मत। चलिए, ये मुझे बताना था क्योंकि देखो अभी कभी, अच्छा आगे भी है, चलो अभी आगे का, चलो आगे का एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे क्या पर्पस है, उन्होंने गांधी जी ने किस सेंस में बोला था, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलो पहले मुझे ये बताना था, ये रॉलेट एक्ट के संदर्भ में था, उसके कंटेक्स्ट में था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जरा सा, हम अमृतसर की बात कर लें, अमृतसर में क्या हुआ था और भी चीजें हुई थी, सिर्फ इतने से काम नहीं हुआ था। ठीक है, देखो अब यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे किधर गया, हाँ, तो अब खुद समझ के पंजाब में सिचुएशन क्या हो रखी है। पंजाब में सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल अरेस्ट किए जा चुके हैं, और वहां पे भी गांधी जी का कॉल जा चुका है कि भाई हमें किस तरह से प्रोटेस्ट करना है, क्या करना है। तो पीपल आर प्रोटेस्टिंग। सिचुएशन इस लेवल पे आ गई कि मतलब एक तरह से थोड़ा बहुत झड़प भी हो गई, कुछ इंग्लिशमैन की जान भी चली गई वहां पे, और स्पेशली जो इंग्लिश वुमेन थी मार्सेला शेरवुड, जो अपने आप में एक मिशनरी थी, उनको थोड़ी चोट लग गई, असॉल्ट कर दिया गया उनको। ठीक है, तो ये सिचुएशन वहां पे पैदा हो गई थी। सिचुएशन ऐसी खराब हो गई कि माइकल डॉयर, जो वहां का गवर्नर ऑफ द पंजाब, उसने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ मतलब एक तरह से आप 3 से ज्यादा लोग वहां पे एक ग्रुप बना के नहीं खड़े हो सकते हैं।
और 13 तारीख थी, 13 अप्रैल था वैशाखी का दिन, अपने आप में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है सिख कम्युनिटी का, पंजाबियों का। तो उन्होंने क्या किया भाई, और उस टाइम पे सिर्फ इतना ही नहीं था, अमृतसर में बड़ी मतलब ऑफकोर्स वहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, वो आसपास काफी बड़ा भाई गैदरिंग वैदरिंग होता है, हुआ। और जलियांवाला बाग ज्यादा दूर नहीं है गोल्डन टेम्पल से, तो वहाँ पे बड़ी गैदरिंग हुई। और साथ ही साथ उस टाइम लाहौर से पता नहीं कहाँ कहाँ से, मतलब उस टाइम पंजाब तो अपना, अभी तो पंजाब 2 टुकड़ों में बट गया है ना, इतना ही पंजाब थोड़ी था हमारे पास, तो वो छोटा सा पंजाब मिला है, उनको पंजाब सबसे बड़ा पंजाब तो उनको मिला हुआ है, पाकिस्तान को मिला हुआ है। तो बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, पाकिस्तान वाले पंजाब से भी बहुत सारे लोग इकट्ठा, उस टाइम तो हम सब एक ही थे ना, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे वहां पे, न जाने कब, मतलब वहां पे 20,000 से ज्यादा का लोग वहां पे इकट्ठा हो गए थे, ठीक है। वैसे तो ये बोलते हैं कि 2 मोटो थे उसके, ध्यान से सुने, 2 मोटो थे। एक मोटो ये था कि दे वर पीसफुली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल अरेस्ट, उनके अगेंस्ट में वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उनका ये पर्पस था कि दे वर कंडेमिंग द मार्शल लॉ एंड द रॉलेट एक्ट। ओके, सेकंड ये था, और डिमांड उनकी वही थी कि इसको रिवोक करो। और सेकंड ये था, सेकंड परसेप्शन ये था कि बिकॉज ऑफ द बैसाखी फेस्टिवल दे वर कलेक्टेड, दे वर गैदर्ड देयर। ओके, तो जब वो लोग गैदर्ड थे तो वहां पे ब्रिटिश एक कुत्ता इंसान आता है, कुत्ता नहीं बोलना चाहिए, कुत्ते की तौहीन होती है, उसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल डायर, ठीक है। ब्रिगेडियर जनरल डायर आता है अपने कुछ आदमियों के साथ, जलियांवाला बाग में एंट्री लेता है, जितने भी लोग इकट्ठा थे, एक ही एग्जिट था वहां पे, उसको बंद करता है और उसके ऊपर अंधाधुंध उनके ऊपर गोलियां चलवाता है, अंधाधुंध गोलियां चलवाता है। ऐसा रिपोर्ट में था, रिपोर्ट में तो देखो बहुत कम बातें लिखी हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं हजारों लोगों की जान गई थी उसमें, हजारों लोगों की जान गई थी, मोर देन 1700 बुलेट्स फायर की गई थी वहां पे, ठीक है। और उस इंस्टेंस ने, और ऐसा नहीं उसके बाद भी और एक्टिविटीज होती हैं, ओके, उसके बाद भी एक्टिविटीज बंद नहीं होती हैं। तो उस इवेंट से समझ में आता है, उस इवेंट ने एक तरह से इंडियंस को हिला दिया, कुछ जो इंडियन सपोर्ट भी कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, वो भी एक हिल गए, समझ में आई बात आपको। और फाइनली उसका इवेंट का आउटकम हमें देखने को मिलता है। शुरुआत में तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ध्यान से सुनिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड रिनाउंस कर दिया। नाइटहुड जो उनको बोलते हैं ना, सर की उपाधि दे रखी थी, नाइटहुड मिल रखा था, उन्होंने उसको रिनाउंस कर दिया, दे दिया। गांधी जी ने काइजर हिंद जो उनको दे रखा गया था, बिकॉज हिज वर्क इन द ड्यूरिंग द बोर वॉर, जो उन्होंने अफ्रीका में कर रखा था, उन्होंने उसको गिव अप कर दिया। तो 2 लोगों का नाम दिमाग में रखे यहाँ पे, रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने नाइटहुड दिया, और गांधी जी जिन्होंने काइजर हिंद जो उनको मिल रखा था वो उन्होंने गिव अप कर दिया। और गांधी जी ने 18 अप्रैल को क्या किया, वापस से जो पूरा चल रहा था रॉलेट सत्याग्रह, उसको रिवोक कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो उन्हें समझ में आ गया था कि ये अभी कंट्रोल के बाहर है, तो उन्होंने इसको रिवोक कर दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी क्या बोलते हैं, इसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो क्या हमें सीखने को मिला भैया, अभी इवेंट कुछ इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा जाए तो सबसे पहले रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट पास होगा, फिर 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च होगा, उसके बीच में सत्याग्रह सभा बनाएंगे गांधी जी, सत्याग्रह सभा इसी के लिए बनाते हो। उसके बाद 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का इंसिडेंट होगा, मैसेकर, और 18 अप्रैल को क्या देखने को मिलता है, 18 अप्रैल को रिवोक कर देते हैं। तो इवेंट्स को थोड़ा आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखेंगे। अच्छा, कौन कौन से लोग थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था जब बिल को पास किया गया, एनआरकेएल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट? तो वो थे मजरूल हक, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो इस बात को आप भूलिएगा मत। अच्छा, और कुछ स्पेशली पंजाब में क्यों इतने दंगे फसाद हुए, पंजाब में क्यों इस तरह का माहौल बन गया था? बिकॉज पंजाब वाले लोग सोच रहे थे यार हमें कुछ रिवॉर्ड मिले ना, हमने इतना ज्यादा जान दी है इन कुत्तों के लिए, कुछ हमें रिवॉर्ड मिले, और हमें ये सब दे रहे हैं लोग। चलिए, अब यहाँ पे ऑफकोर्स काफी चीजें आपको क्लियर हो गई, आप पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मेन ये नहीं है कि मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊं, मेन ये चीज नहीं है, मेन आपको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, आपको इवेंट्स पता होना चाहिए, रादर देन जस्ट मैंने लाइन टू लाइन क्यों नहीं पढ़ाया, आपको बताया ना क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। नाइटहुड उन्होंने रिवोक किया था, काइजर हिंद गांधी जी ने गिव अप कर दिया था, जो गांधी जी को बोर वॉर में मिला हुआ था, ठीक है, और फिर गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया, मतलब वापस ले लिया इस मूवमेंट को ऑन 18 अप्रैल। तो जो इवेंट है आपको बता रहा हूं मैं, बाकी आप एक बार पढ़िए, इसको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हर चीज लाइन बाय लाइन कैसे याद रख सकते हैं आप? दैट्स व्हाई व्हेन यू आर मेकिंग द शॉर्ट नोट, अब इतना सा पढ़ा, इसका शॉर्ट नोट कैसे बनेगा? शॉर्ट नोट दिमाग में रखना है ना, तो शॉर्ट नोट कैसे बनेगा? आप यहां से पहले इवेंट लिखोगे, पर्पस क्या था, बिकॉज डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑलरेडी एक्टिव था, दे वांट टू कंटिन्यू बट दे कांट एबल टू कंटिन्यू, अपने लैंग्वेज में लिखने की आदत डालिए, ना कि ये मेरे शब्दों में, अरे सर के नोट्स देखो, अरे क्या ही करोगे यार, जब तक खुद के लैंग्वेज में नहीं लिखोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता तुमसे खुद की लैंग्वेज में नहीं लिखोगे तो। ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, ओके, although you can take the reference of the PDF, you can take the reference of the book, but make your own notes, ठीक है।
जस्ट हाईलाइट। मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने खुद के पेन से जब पेपर लिखे हैं ना, जब नोटबुक भरे हैं, उनका पेपर क्लियर होता है, और जिन्होंने सिर्फ हाईलाइटर यूज किया ना, उनका पेपर आज तक कभी क्लियर होता है हुआ नहीं देखा मैंने। ठीक है, अब एक दो हो गए तो हो गए। चलिए, अब यहाँ पे हिस्टोरियंस ने क्या क्या बोला। उस टाइम भगत सिंह की 11 साल के थे, ऑल दो उन्होंने, भगत सिंह ने एक सभा यहाँ पे बनाई थी, आपको बता दूं, भारत नौजवान सभा। ठीक है, आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, वैसे तो भारत नौजवान सभा उन्होंने बनाई थी। ठीक है, चलिए, एक तरह से बोलते हैं कि भाई इट वॉज एंड ऑफ द स्टार्टिंग, स्टार्ट हो गया था ब्रिटिश राज का, एक तरह से एंडिंग स्टार्ट हो गया था, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये भी पता है कि उधम सिंह हु बोर द नेम ऑफ राम मोहम्मद सिंह आजाद लेटर असैसिनेटेड द माइकलो डॉयर, जिन्होंने माइकलो डॉयर को टपकाया था। क्योंकि जब पहुंचे तो वहां पे जनरल डायर था ही नहीं, जनरल डायर ऑलरेडी मर गया था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि किसके, उस टाइम पे गवर्नर कौन था वहां का, माइकलो डॉयर था, उसको टपकाओ। दोनों डायर ही थे, वैसे डॉयर ही थे। ठीक है, चलिए, हंटर कमेटी आती है। अब हंटर कमेटी का पर्पस क्या था? हंटर कमेटी को बोलते हैं डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। एग्जाम में मालूम है क्वेश्चन क्या आता है? पहले क्वेश्चन तो आता है कि हंटर कमेटी आई क्यों थी। तो हंटर कमेटी उस टाइम पे जितने भी मास मूवमेंट हुए थे, जो ब्रूटल रिप्रेशन हुए थे, उसको एक बार क्रॉस एग्जामिन करने के लिए आई थी। स्पेशली जो यहाँ पे पंजाब वाला जो इंसिडेंट हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर, तो हंटर कमेटी उसके लिए आए थे। उसका जो क्या बोलते हैं चेयरमैन था, वो था विलियम हंटर। विलियम हंटर था उसका चेयरमैन। अब क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर इंडियंस थे क्या? हाँ, इंडियंस थे, वही इंडियंस थे जो ब्रिटिश की चाटुकारिता करते थे, वही इंडियंस थे इसके अंदर। अब इसके अंदर गांधी जी को थोड़े मेंबर बनाएंगे वो लोग, तो उसके अंदर कौन था, कौन कौन से ब्रिटिशर थे, इंडियंस थे यहाँ पे? चिमन लाल हरिलाल स्टेलवाद, नाम लिख लो इन कुत्तों का। सॉरी 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 सॉरी, देखो यहाँ पे इनका नाम यहाँ पे हाईलाइट भी किया था मैंने। चिमनलाल हरिलाल स्टेलवाद, पंडित जगत नारायण मुल्ला, ठीक है, और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद। ये मालूम है जगत नारायण मुल्ला, इसने मालूम है जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी ना, जो काकोरी जो कांड हुआ था, उसमें एंटी इंडिया, मतलब एंटी इंडिया स्टैंड, मतलब जो उनके साइड से लड़ा था, ब्रिटिशर्स के साइड से लड़ा था जगत नारायण मुल्ला, इस तरह का लॉयर था। ओके, यूनाइटेड प्रोविंस का था। तो ये जगत नारायण मुल्ला का नाम दिमाग में रखना। ओके, नालायक। तो चिमनलाल हरिलाल स्टेलवाद और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, बड़ा बड़ा नाम दिख रहा हो सबके आगे, सर, सरदार साहिबजादा, दिख रहे हो तुम यहाँ पे नाम। इससे पता चलता है कि इन जिनके नाम के आगे सर वीर लगे ना, तो समझ लेना सब चाहते थे। इवन रविन्द्रनाथ टैगोर भी चाहते थे कुछ टाइम के लिए, तो ठीक है, तभी उनको क्या मिला था, ऑस्कर उसका मिला था ना गीतांजलि के लिए। ऑस्कर नहीं यार, क्या बोलते, नोबल मिला था, सॉरी, ऑस्कर नहीं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे तो तीनों का नाम दिमाग में रखना, ठीक है। तो देखो यार, उन्होंने जो आउटकम दिया, बेसिकली जो डायर, जब डायर को बुलाया गया, तो डायर को किसी भी तरह का दुख नहीं था, जनरल डायर को किसी भी तरह का अपने अंदर दुख नहीं था। उसने बोला भाई मैंने एज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। तो उसने भी बोला कि इनको गोली मारने के बाद उनको उठा के ले जाने की जो ड्यूटी थी, उसको बोला इट वॉज नॉट माई जॉब, जबकि पुलिस की ड्यूटी होती है। बोला इट वॉज नॉट माई जॉब, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे आप। और सबसे बेकार प्रॉब्लम क्या आती है, ये सब तो छोड़ दो, ये सब पढ़ ही लोगे आप। जनरल डायर ने खुद बोला, एडमिटेड ही फायर्ड टू इंस्टिल टेरर एंड प्रिवेंट फ्यूचर डिफाइंस। उसने सीधा बोला है कि लोगों के अंदर टेरर पैदा करने के लिए मैंने डाला, गोलियां वाले चलाई हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि जो उस टाइम पे मॉन्टेग्यू था ना, मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म जो आता, मॉन्टेग्यू जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, उसने मालूम है क्या बोला था? उसने बोला था कि इट वॉज अ प्रिवेंटिव एक्शन। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट हुआ था, उसने बोला था इट वाज अ प्रिवेंटिव एक्शन। मॉन्टेग्यू या फिर क्लेम्स फॉर, दोनों में से कोई किसी ने भी बोला था इट वाज अ प्रिवेंटिव एक्शन। उसने खुद को बचाने के लिए स्टेप लिया था। क्या बोले अभी, ये इन लोगों की बारबेरिटी थी, ठीक है। तो ऑल दो यहाँ पे अलग अलग कमेंट है, लेकिन इंक्वायरी जो डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी आती है, इसने सिर्फ उसको ऑल दो दोषी तो पाया, लेकिन उसको चुपचाप से इंग्लैंड भेज दिया और कुछ भी नहीं किया। कोई ऐसा कोई हार्श इसके ऊपर पनिशमेंट नहीं दी गई, कोई हार्श पनिशमेंट नहीं दी गई। उसको अपनी पेंशन भी मिली, ब्रिटिश अपनी मिलिट्री की पेंशन भी दी गई उसको, और अपनी आधी पेमेंट भी मिली उसे, और उसने इंग्लैंड में जाके अपनी जिंदगी गुजारी भी आराम से। प्रॉब्लम तो ये है, ओके। और एक न्यूज़पेपर था द मॉर्निंग पोस्ट। कौन सा न्यूज़पेपर था? द मॉर्निंग पोस्ट। मॉर्निंग पोस्ट ने क्या किया? मॉर्निंग पोस्ट ने पैसे इकट्ठा करवाए, 26,000 पाउंड, 26,000 पाउंड पैसे इकट्ठा कराए, जिसके अंदर रुडयार्ड किपलिंग ने भी अपने पैसे दिए। डोनेशन होता है ना, रुडयार्ड किपलिंग, जिनको तुम बच्चे फुल सुनते हैं, जंगल क्या जंगल पता चला कुछ तो भी था ना, वो जंगली क्या था, कोई जंगल बुक कुछ तो भी था, रुडयार्ड किपलिंग की ही है। उन्होंने भी इसमें पैसे दिए थे। और आपको बता दूं मैं, जो अपने गोल्डन टेम्पल जो उसके वो थे, अपने मेंटेनेंस करने वाले जो लोग थे, जो अपने क्या बोलते हैं उसको,
अरे यार दिमाग से निकल रही बात, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए जो लोग रहते हैं ना वहां पे, पृष्ठ, हाँ पृष्ठ, ठीक है, उन्होंने इसको उपाधि दी एज अ सिख की उपाधि जनरल डायर को। और उसी टाइम से मुझे लगता है कि उसी टाइम से ऐसा बोला जाने लगा कि भाई जो हरविंदर साहब के अंदर अभी रिफॉर्म करने की जरूरत है, जितने भी सिख स्ट्रीन है ना जहां पे ये सब बैठे हुए हैं पृष्ठ, इनको बदलने की जरूरत है। तो दो इवेंट दिमाग में रखना, मॉर्निंग पोस्ट का और अपने गोल्डन टेम्पल के जो पृष्ठ थे, उन्होंने सिख की उपाधि जनरल डायर को, जो अपना मार के गया लोगों को, उनके लोगों को मार के गया, ठीक है। और कांग्रेस का क्या व्यू था, देखो कांग्रेस ने तो बहुत क्लियर कट बोला। कांग्रेस ने एक अपनी खुद की कमेटी बनाई थी, तो आप पढ़ लेना आराम से, ठीक है। कांग्रेस की अपनी खुद की एक कमेटी थी जिन्होंने क्या बोलते हैं, जिसके अंदर मोतीलाल नेहरू थे, ये थोड़ा दिमाग में रखो, मोतीलाल नेहरू थे, CR दास थे, अब्बास तैयब जी थे। अब्बास तैयब जी आपको बता दो, अब्बास तैयब जी वही पर्सन है जब गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस में जेल में जाएंगे तो अब्बास तैयब जी उसको लीड करेंगे, ठीक है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात कहते हैं, ठीक है भाई, दबे बता दूं आपको मैं। अब्बास तैयब जी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, MR जयकर और गांधी जी, ये लोगों की कमेटी थी जिन्होंने भाई उसको हैवीली क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि इट इज नॉट अ जस्टिफिकेशन, मतलब जो कि हुआ अभी जो कमेटी जो रिपोर्ट दिया था ना, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने बोला कि जस्टिस नहीं है, ठीक है। हाईली कंडेम किया इवन डिसीजंस ऑफ द हंटर कमेटी का। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए एक बार, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर से, ओके। उसके बीच में एक इंडिमिनिटी बिल ला दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे जनरल डायर को और बचाया जा सके। इंडिमिनिटी एक्ट का मतलब होता है कि जो भी आप ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करते हैं उसके लिए आप निंदनीय नहीं है, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने बोला था एक तरह से व्हाइट वॉशिंग बिल है, इस तरह से आप उसको बचा रहे हैं क्योंकि उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया है ना, वो तो ये दिखा रहा है मैंने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया है। तो इंडिमिनिटी एक्ट पास किया गया था बीच में, तो चलो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपको इंपॉर्टेंट था बता दिया मैंने। और तीनों जो लोग हैं, पंडित जगत नारायण मुल्ला, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान और अपना क्या बोलते हैं स्तेलवाद, चिमनलाल हरिलाल स्तेलवाद, इन लोगों का नाम याद रखना, क्योंकि यही अभी क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, क्या हंटर कमेटी में इंडियन मेंबर्स थे? यस, इंडियन मेंबर्स थे वहां पे, ठीक है। चलिए, बाकी यहां तक कि विंस्टन चर्चिल ने भी यहां तक कि इसको कंडेम किया था, ठीक है, मॉन्स्टर्स बोला था उसको। चलिए बस एक बार पढ़ लेना आप लोगों को, ठीक है बस, और तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं। अब क्वेश्चन जरा कर लेते हैं, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। द हंटर कमेटी वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर, किसको? द डिस्टर्बेंस इन बॉम्बे, दिल्ली एंड पंजाब इन 1919 प्लस जलियांवाला बाग मैसेकर। Who among the following was not a member of the Hunter Committee? चिमनलाल तो था ही, पंडित जगत नारायण मुल्ला भी था, मोतीलाल नेहरू उसके मेंबर नहीं थे। मोतीलाल नेहरू आपके जो इंडियन वाली कमेटी थे उसके मेंबर थे, ठीक है। जनरल डायर जस्टिफाइड हिज फायरिंग एट जलियांवाला बाग बाय स्टेटिंग दैट हिज एम वाज टू डिस्पर्स, नहीं, टेरर स्ट्राइक करना था पर्पज उसका। अकॉर्डिंग टू द हंटर कमेटी रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ट्रू? डायर गिव प्रायर नोटिस, कोई नोटिस नहीं दिया था उसने। क्या बोलता, अच्छा नॉट पूछा है ना, हाँ नॉट यही तो है, कोई नोटिस नहीं दिया था उसने, ठीक है, कोई नोटिस नहीं दिया था कि भाई यहां से डिस्पर्स हो जाओ, निकलो यहां से, कोई नोटिस नहीं दिया था कुत्ते ने। विच एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर ऑफिसर्स? स्पेशली क्या था, इंडिमिनिटी एक्ट लाया गया था जिससे ऑफिसर्स को बचाया जा सके जो भी उन्होंने काम अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रखा है। Who among the following British leader called the Jallianwala Bagh as a monstrous? किसने बोला था? चर्चिल ने बोला था, चर्चिल ने इसको मॉन्स्ट्रस टर्म यूज किया था। चलिए, क्लेम्सफोर्ड ने तो आई थिंक प्रिवेंटिव बोला था, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, यही तो थे इनके, बारबेरिटी थे, प्रिवेंटिंग मेजर्स, प्रिवेंटिव IVE होगा, ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स। चलिए, Which of the following contributed to fund? किसने किया था? रुडयार्ड किपलिंग ने पैसे दिए थे उसके लिए 26,000 पाउंड में। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट which intensified after the 1919 was primarily aimed at replacing, जितने भी भाई यहाँ पे मैनेजमेंट थे सिख श्रेणी के, उसको रिप्लेस करो उनके मैनेजमेंट को। अब वहां पे क्योंकि जितने भी सिख श्रेणी के जो मैनेजमेंट थे किसके अंडर थे? ऑल्दो अपने सिखों के अंदर ही थे, लेकिन वो कौन किसके द्वारा डिप्लॉयड किए गए थे? ब्रिटिशर्स के द्वारा डिप्लॉयड किए, तभी तो उसको जनरल डायर उनके लोगों को मार के जा रहा, तो भी उसको सिख घोषित कर रहे हैं वो लोग। Which Sikh leader and clergy had controversially honored General Dyer? उनका नाम था अरूर सिंह, उस कुत्ते का नाम था अरूर सिंह। चलिए, The final decision dismissed General Dyer was conveyed to which of the following bodies? ऑफ कोर्स आर्मी काउंसिल ने किया, बट ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
आपको ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मैं चलो एक अब आप यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, बट आपको मैं बताऊंगा जब नॉन कॉपरेशन, अभी अगला मोमेंट बना नॉन कॉपरेशन है, तो वापस इसको मैं ऐड कर दूंगा आपके लिए मैं, क्योंकि नॉन कॉपरेशन की शुरुआत यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन पीवाईक्यू व्हिच इज आस्क्ड इन द एग्जाम। यहाँ से पीआईक्यू बना हुआ है क्वेश्चन। इन सम दे वर आस्क्ड टू अडहेर टू, ये आपको बताऊंगा मैं, चलिए चिंता मत करिए, ठीक है, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने क्या बोला था और क्या क्या उनकी डिमांड, उन्होंने मतलब लोगों को समझाया था कि कैसे करना चाहता हूं मैं। तो नॉन कॉपरेशन में से बातें करूंगा मैं। तो ये था पूरा हमारा अपना रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग का मैसेकर, जिसके अंदर क्या रोल था, क्या क्या लीडर्स के नाम है, जरा उसको दिमाग में रखेंगे आप और फिर पढ़ेंगे। चलिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, आपको मैंने बताया। और इसी तरीके से अगला मोमेंट हम नॉन कॉपरेशन करेंगे, जो अगला वीडियो आपको बनाऊंगा मैं, और इसी तरह से हमारा टिल 1947 तक हम कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।